नमस्कार, रफ्तार मीडिया के खास बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। जैसे कि आप जानते हैं कि इस खास बात जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ऐसे कई शख्सियतों के साथ हम आपका परिचय करवाते हैं। तो आज इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के जो समाज सेवी हैं, राजनीति से जुड़े हैं, लेखक हैं, अरपा नदी पर भी कई आरती को भी लिखे हैं। तो इस तरह से ये जो सामाजिक प्रकृति और सबको जोड़े जो रखे हैं, संजोए जो रखे हैं, बैजनाथ मिश्रा जी से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उनसे सब विषयों पर एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे और किस तरह से उनका लिखना पढ़ना और सब चीज की जो जानकारी जो यहाँ से आई है, उन सब चीजों को लेकर हम आपके बीच पहुंचेंगे। तो सबसे पहले रफ्तार मीडिया की ओर से बैजनाथ मिश्रा जी का नमस्कार। मिश्रा जी, जैसे हम आज जुड़ रहे हैं आपसे, और सबसे पहले तो ये आप बताएंगे कि हमारी जनता ये जानना चाहेगी कि आपका जो पड़ाव जो रहा बचपन से लेकर अब तक का संक्षिप्त में किस तरह से रहा, तो वो एक बार सब जानना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपका पूरा काम काज रहा। तो क्या है, आप थोड़ा जानकारी पहले। बचपन से ही मेरा जो है, हालांकि हमारे पैतृक जो एक वो था, हर दृष्टि से भगवान की कृपा से संपन्न थे, लेकिन मेरे बचपन से ही एक मन में एक उद्गार था कि जहां भी मैं पढ़ने के बाद ये आया कि मैं क्या कर सकता हूँ जी, या मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, स्वयं में क्या कर सकता हूँ। उस वजह से हमने जो है पढ़ाई लिखाई, हमारी पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट सामाजिक समाज कार्य में कंप्लीट हुई। उसके बाद जो है मैं सीधा जो है छत्तीसगढ़ और यहाँ CCL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में है वोकेशनल ट्रेनिंग में आया था, लेकिन फिर भी वहाँ मेरा जो है मन विचलित था। और उसके बाद फिर मेरी एक दो जॉब और लगी एज ए प्रशासनिक अधिकारी 2 जगह, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, अब हमको बिलासपुर से जो है नहीं जाना। अच्छा, हाँ, तो हालांकि मैं कुछ दिन लाइफ इंश्योरेंस में भी जो है पहले मतलब असिस्टेंट काम किया था। फॉर द टाइम एक हमारे परिचित, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब भी किया पर मन नहीं माना। हाँ, तो अब CCL में रहते तो हो सकता है यार बहुत अच्छी पोस्ट में होते, रिटायर भी हो जाए, लेकिन हमको उम्र का नहीं यार। तो उसके बाद आपका अगला पड़ाव क्या रहा? क्योंकि देखिए, एक जो आय का साधन होता है, पारिवारिक हैं आप, तो एक आय का साधन के लिए आप एक्चुअली क्या हुआ कि हमें पता चला एक संत आए, तो हमारे मन में इच्छा हुई कि चलो यार, वो बोले 100 साल से ऊपर है, तो हमने कहा चलो मिल लेते। तो मैं गया उनसे मिलने, और मिलने जैसे ही गया तो मैंने उनसे पूछा था कि सब लोग पूछ रहे थे, हमने कहा महाराज जी इस क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा एक फूल फूल ले आए। तो उन्होंने कहा ये आपका क्षेत्र प्रॉपर्टी लाइन आपके लिए बहुत अच्छा है, सुटेबल है। और संयोग ऐसा हुआ कि वही एक वकील साहब थे, वो बोले वहां पे एक जमीन, और गए, वो भगवत कृपा रही, डील भी हुई। अच्छा, मैंने वहां से आप जमीन के कारोबार से आप व्यापार शुरू किया, और उसके बाद फिर हमने कॉलोनाइजर लाइसेंस ली, और तब से भगवान की कृपा से मेरे को पीछे कभी देखने की जरूरत नहीं। और जो हमारी फिर उसके साथ हमने परिवार को कि जो बच्चे थे मेरे हमारे अलावा, उनमें ये था कि भाई ये पढ़े अच्छे लिखे और उनको कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई भांजे थे वो भी इंजीनियर बने। समाज के लिए हम क्या कर सकते, गरीबों के लिए जो बेचारे मकान ले नहीं सकते, तो हम जहाँ कॉलोनी बनाते थे, छोटा छोटा जगह मिल जाती थी, तो हम उसको दे देते थे, भाई आप ऐसे ही घर। मतलब आप व्यापार के साथ सामाजिक कार्य में भी जुड़े। हाँ जी। फिर ये हुआ कि जहाँ मंदिर जो है, क्या नाम है, ये टूटी फूटी है, तो उनका जीर्णोद्धार के लिए भी मैं जहाँ देखता था कि ऐसा है,
उस काम से भी लेकर लगा रहा। और ये सब चीजें ठीक है, व्यापार में आप जो है थोड़ा फ्री भी रहते हैं और थोड़ा धन आने, पैसा आने से आप सेवाएं अच्छे से, बिना धन के मैं सोचता हूँ जन सेवा तो मुश्किल। हाँ, क्योंकि शरीर में अगर खून नहीं है तो बेकार है, और संसार में अगर धन नहीं है तो सब बेकार। तो मतलब इस तरह से आप अपना सर्विस छोड़कर व्यापार में आए, व्यापार के साथ साथ सामाजिक और उसके साथ अब राजनीतिक प्रवेश भी आपने किया। हाँ जी, तो और नेता की भी अगर सोच, मैं एक चीज पे बोलता था, लोग बोले यार नेता लेता और देता, तो हमने कहा बिल्कुल सही, नेता लेता और देता। आज के परिवेश में लोग सोचते हैं नेता लेता देता का मतलब होता है पैसा, लेकिन नहीं, हमने कहा हमारी व्याख्या अलग। नेता लेता देता का अर्थ होता है, लेने का अर्थ है जन समर्थन ले, और देने का अर्थ है कि वो कुशल नेतृत्व जनता को प्रदान करे। वही जो है नेता लेता और देता की परिभाषा मेरे हिसाब से। लेकिन आज के जो समय में, युग में, उस परिभाषा को दूषित कर दिया गया, दूषित कर दिया। और जब कभी मैं सोचता हूँ कि किसी शब्द का जन्म होता है तो बड़े शुद्ध मन से होता है, भले बाद में उसमें विकृति है, मतलब वो व्यर्थी वहां पर आ जाती है। हाँ, तो ये तो सामाजिक क्षेत्र की हम बात करें, जैसे कि आप बिलासपुर में रहे, है ना, आप बिलासपुर छोड़ना नहीं चाहते थे। अरपा नदी जो वहाँ की खास है, अरपा नदी से ही बिलासपुर की उत्पत्ति और सब कुछ है, बिलासा देवी की मही। तो अरपा नदी को लेकर भी आपने बहुत अच्छा काम किया था, जिसको लेकर सरकार भी उस पर आगे भी काम की। तो क्या है, एक बार जनता वो भी जानना चाहिए। हम जब 2010 में एक आरएसएस की राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की नेशनल शिविर था, मैं वहां गया हुआ था, और जब वहां गया तो मैं वहां गंगा आरती देखा, तो मैं उससे प्रेरित हुआ कि यार क्यों ना ये ऐसा ही जो बिलासपुर में हम अरपा की आरती करें, उसका घाट बने, और लोग उससे जो है और अवेयरनेस आए नदियों के प्रति, लोग उसकी जो है साफ सफाई, और क्योंकि जल संकट आप देखिए धीरे धीरे आजकल गांव-गांव में संकट आ गया, और लोग उसके बारे में कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं। तो ये सोच के मैं जब वहां से आया तो मैं उसी साल से वहां पे अरपा आरती का आयोजन चालू करने लगा। और उसके बाद तो अब और वहां पे लोगों ने महाआरती करके, ऐसा करके, जिसमें कि आज हजारों लोग इकट्ठा होते। उस पे हमने एक स्लोगन भी लिखा था, जिसमें नगर निगम बिलासपुर और दैनिक भास्कर ने हमें 500 रुपए का जो उस जमाने में दिया था। तो हमको अच्छा ये लगा। वो क्या स्लोगन था, वो भी आज जनता जानना चाहेगी कि क्या था कि लिया है कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, और रहना है अरपा के किनारे तो उसे संवारना पड़ेगा। अच्छा, क्या? अरे तो बिना संवारे आप जो है कैसे जीवन आपका हो, क्या नाम है, अच्छा बिना जल के तो जीवन आपका वो व्यर्थ है। और दूसरी चीज आज हमको अच्छा ही लगा कि उस बिंदु को हमने रखा, और आज जो है उससे लोग हजारों लोग जो है उसमें एकत्रित हो गए, शासन भी उसमें शामिल हो गया। अब ये भी चल रहा है कि उसको कैसे अरपा को संवारा जाए और उसको संरक्षित किया जाए। जहाँ से अमरपुर जो है आपका क्या नाम, बेंड्रा रोड के पास अमरपुर है, वहां से जहाँ अरपा का उद्गम, उसको भी शासन और जो है स्तर पे उसको कुछ एरिया में कुछ एकड़ को संरक्षित करके, और वो तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अरपा नदी की जो आरती जो अभी चली आ रही, तो वो क्या साल में कब होता है? हाँ, साल में दीपावली के दिन, दीपावली के दिन, और दीपावली के जो है कुछ दिन जैसे छठ लोग मनाते हैं, तो अब छठ जो छठी व्रती होती है, छठ घाट में पहले छठ केवल पूजा करते थे, आरती उरती नहीं होती थी। लेकिन ये जब से अरपा आरती होने लगी तो छठ के बाद उन्होंने महाआरती भी करने लगी, बड़ी खुशी की बात है। तो ये हर साल जो है
अरपा की आरती। आपकी जो एक पहल जो थी जी। अरपा नदी को जो दूषित हो रहा था, हाँ, उस दूषित होने से भी वो उसका एक अरपा की जो बचाव है वो भी हुआ है, जी जो उसका जो कटाव जो होता जा रहा था उसमें हाँ, भी बचाव हुआ। जी तो कितना चुनौती भरा था ये जब आपने शुरू ये किया? बहुत मतलब एक बताए ना कि हमारे मन में वहां जब देखे तो अरपा के प्रति मैं जब किनारे जाऊं तो पीड़ा होती थी और उस चीज को किया अगर लोग अवेयर हो जाए इसमें सहयोग देने तो लोग पहले बताते थे कि यार अरपा में इतना पानी रहता था यहाँ और आज ये हाल है। हाँ, हम भी देखे अब हाँ, आज की जो अरपा और पहले की अरपा। सूख गए। तो हमने कहा जब तक इसमें लोग जो है अपनी जनभागीदार कोई भी कार्यक्रम जब वो जनभागी से नहीं होगा तो वो सफल नहीं हो सकता। तो हर आदमी के मन में ये आना चाहिए, तो उसमें बहुत कुछ पहल हो रही है, अच्छा है। मतलब कि नदी बचाओ भी इसमें ही एक शामिल जी, था, जी। आपकी महाआरती में ही जी, शामिल जी, था। जी। तो जैसे कि हम आप देखें कि मिश्रा जी की पूरी जो यात्रा थी अरपा नदी तक आके हम अब क्योंकि अब समय हो चुका है टी ब्रेक का, उसके बाद एक एक चाय के बाद फिर हम आते हैं अब उनके राजनीतिक क्षेत्र में क्या होगा। तो दर्शकों ब्रेक के बाद फिर हम तरोताजा होकर फिर वैद्यनाथ मिश्रा जी से फिर रूबरू हो रहे हैं। अभी तक आपका जो शैक्षणिक, सामाजिक और आपका व्यापार क्षेत्र से जुड़ी जो लोग को जानकारी मिली, आप में राजनीति की ओर रुझान कैसे हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात आप विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ये धर्म यात्रा महासंघ के, तो ये जो था कि राजनीति में और सबसे बड़ी बात जो सनातन से जुड़े हुए हैं और फिर आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, तो ये क्या था और कैसे राजनीतिक प्रवेश कैसे हुआ? ये देखिए मैं जब पढ़ता था तो मेरे मन में ये मतलब बहुत हाई स्कूल इंटर लेवल की बात बता रहा हूँ। तो उस समय मेरे मन में ये आया था, एक हमने लिखी थी 4 लाइन कि राजनीतिज्ञों का जो जैसा देखते थे और क्या है वोट ले लेते थे उसके बाद जो है उनका, तो उसमें मैं लिखा था वोट दिलाओ कर देंगे आबाद और जीत गए आए 5 साल बाद। अरे वाह। और जब जनता हुई इनके खिलाफ तो सफाई देने लगे क्या है बड़े इंसाफ, शपथ खाते हैं गीता और रामायण का अब भूल जाते हैं इस चकाचौंध में अपनाने, वोट दिलाओ कर देंगे आवाज जीत गए आए 5 साल बाद। तो कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सूझबूझ वाला या ज्ञान वाला या बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी, लेकिन ये मन में एक सुविचार एक जैसे मान लीजिए एक वोटर है जी, तो वोटर भी जो है बड़ा अच्छा, नाम भी बड़ा अच्छा रहता है। देखिए चुनाव क्या बढ़िया सुंदर नाम ऐसी नाव को चुनो जिसमें पार हो जा नाव संधि विच्छेद कर देंगे, अब उस नाव में छेद हो तो कैसे पार होगे होगे क्या नहीं होगे। तो जनप्रतिनिधि भी जो है मैं सोचता हूं कि उसकी सोच पे ही क्षेत्र का विकास निर्भर करता है और जनप्रतिनिधि को संवेदनशील होना चाहिए क्या? और बिना संवेदनशील के जनप्रतिनिधि न क्षेत्र का विकास कर सकता है और न ही समझ लीजिए कि वहां की राजनीतिक गति को भी तेज कर सकता है। तो अब आज क्योंकि सारा शक्ति देखिए राजनीति में है, तो जनप्रतिनिधि अगर अच्छा संवेदनशील है और चिंतन युक्त है तो क्षेत्र का विकास भी होगा। हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना, तो 5 वर्ष में अगर 10% भी काम, 20% सार्थकता मिलेगी, तो 5 2 4 5 में तो 100% हो है ना। लेकिन जैसे लोग जनता अरे साहब मतलब आजकल की जो परिक्रमा की कहानियां हैं बहुत सारी, तो एक जो है शुद्ध
या जो है मूल्य, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो कम मजबूत होगा जब उसमें शुद्धता आएगी। अब आपने और लोकतंत्र मूल्य से मूल्य युक्त राजनीति होगी तब ना। आपने लोकतंत्र शब्द कहा, और आज का जो वर्तमान जो परिदृश्य दिख रहा है जी, आप भी देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम क्षेत्र हो, हाँ, लोकतंत्र को लेकर बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। जी। तो क्या लगता है कि आज का जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, क्या लोकतंत्र के प्रति उतनी वफादार है? नहीं, वफादार नहीं है वो। एक तो देखिए उसकी जो सीख है, उसकी कुछ सीख खराब है, कुछ जो है लोकतंत्र, हालांकि धीरे धीरे समाज थोड़ा अब जो है कुछ समझ रहा है कि नहीं समझेंगे तो कहाँ जाएंगे, और हम अपने आप को ही गड्ढे में डाल रहे हैं। तो लोकतंत्र को हम तो सोचते हैं कि इसके बारे में और थोड़ा सा अलग से क्षेत्र में जन जागृत होना चाहिए। और और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आजकल नशा और दुर्व्यसन, इन सब चीजों में जब जो है संस्कार युक्त समाज बनेगा, उसमें सीख अच्छी आए। और सरकार भी जो है, मैं तो देखता हूँ कभी कभी वो कुछ चीजों में उसी में उलझी रहती, फिर 5 साल आ जाता है? कोई बोलता शराबबंदी करेंगे, कोई बोलता नहीं करेंगे। तो क्या है, एक ऐसा कुछ चीजें जो रहती हैं समाज की, या हमारा देखिए राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कुछ चीजें हैं, जब तक वो ठोस नहीं हो तो लोकतंत्र भी ठोस कहाँ से हो? और हर जन में भी ये होना चाहिए कि यार मेरा राष्ट्र है, राष्ट्र प्रेम, एक राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। और जब अरे हम कहते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, और बैठा हूँ, जब यही सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से बैठूं? तो राष्ट्र के प्रति हमारी पूरी संवेदना हो, जानकारी हो, राष्ट्र प्रेम हो। पंथ जो है, क्या कहते हैं आज कल जो है ये धर्म निरपेक्ष चीजें, हम तो कहते हैं धर्म नहीं, पंथ निरपेक्ष चीजें होनी चाहिए क्या। और हम सभी ऐसा करेंगे है कि, और राष्ट्र के प्रति जिस आदमी में वो नहीं है, भाव नहीं, वो पहले भी कई कवि लिख चुके हैं राष्ट्र के प्रति। तो ये सारी चीजें जो है पब्लिक को भी सोचना है, राजनेताओं को भी सोचना है। आप जैसे जनप्रतिनिधि होने के लिए आगे बढ़ते हैं, लोग आपके जो करीबी हैं वो भी चाहते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि बने, तो किस तरह की सोच रखते हैं और क्या बदलाव लाना चाहेंगे और क्या करेंगे इसके लिए? हमारा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले पोस्ट पाना महत्वपूर्ण नहीं, पहले पात्र होना जरूरी, पात्रता होनी। और उसमें मैं कहता हूं कि अगर बहुत धन संपन्न भी अगर कोई राजनेता है और उसमें सोच नहीं, ठीक है, हो सकता है ऊपर वाली कृपा से मिल गया, लेकिन अगर सोच उसमें अगर ये है कि हमको समाज के लिए कुछ देना है, कुछ जो है, क्योंकि ट्रूथ एंड ब्यूटी, सत्य और सुंदर, अभी सत्य और सुंदर कैसे हो सकता है? जैसे पलाश का फूल होता है, उसमें सुंदरता तो है लेकिन सुगंध नहीं, तो वो सत्य और सुंदर नहीं। बट रोज फ्लावर है, ट्रूथ एंड ब्यूटी बोथ। वो कैसे कि गुलाब के फूल में सुंदरता भी और खुशबू भी, मुरझाने के बाद भी उसमें महक बनी रहती है, गुलकंद बन जाता है, उसके बाद उसके गुलकंद बनाया जाता है। तो मनुष्य का भी जीवन, चाहे वो राजनीतिक का जीवन भी जो है, आज तो वो समाज के लिए उसके पास पावर है,
कुछ हम दे सकते हैं। ये जहां भी जो भी है, राजनीतिक के अलावा जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी संवेदनशील कि यार हमें को अगर ईश्वर ने कुछ दिया है तो हम एक बेहतर समाज और बेहतर सीख लोगों को दे पाए, और ये सबसे बड़ी चीज। मतलब आप जब भी राजनीति में आएंगे तो बेहतर समाज और एक बेहतर सीख के साथ। हाँ जी, हमें मेरा ये है कि हम उनको कुछ दे पाए जिससे कि हम हमारा जीवन भी गुलाब की तरह जो है, हमारे न रहने पर भी वो सुगंधित रहे। गुलाब कर्म जो है होना चाहिए। गुलाब की बात आई तो हमने सुना है कि आप गुलाब की खेती भी करते हैं। हाँ जी जी, जी। तो क्योंकि आप गुलाब करके आप 3-4 बार गुलाब बोले तो मेरे कान बजने लगे। हाँ। कि गुलाब की आप खेती करते हैं जी। तो उनसे भी तो लोग प्रेरित होते हैं कि एक तो पहली बात तो गुलाब फूल जैसे सुंदर, जी। हाँ, उसके उपयोगी वो मुरझाने के बाद भी वो लोगों के काम आता है। जी। तो कैसे है इस तरह से लोग फायदा होता है? आज के युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे, जैसे हम तो खासकर युवाओं को यही देंगे गुलाब फूल को लेकर कि उनका जीवन जो है, पहली बात तो उनकी निर्विकार सीख हो, आत्मचिंतन हो, और जो कुछ भी वो सीखें, चाहे वो घास छीले, लेकिन गुणवत्ता के साथ छीले, और उनका वो संस्कार बन जाए कि उनको चाहे समाज याद करे, चाहे राष्ट्र याद करे, और हमेशा हर परिवार, देश और अपने प्रदेश कह लीजिए, राष्ट्र के प्रति ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, हमारे परिवार की बदनाम। और आपके पास क्वालिटी भले मजदूर की, मजदूर वो कोई गिरा हुआ आदमी नहीं, अरे हम उससे काम लेते हैं, और हमको उसके पास जाना, उसके पास वो गुण है क्या, तो वो एक अच्छी सोच संवेदना के साथ, और युवाओं को हर कार्य पढ़ने की चाहे सीख हो, लेकिन संस्कार युक्त जरूर हो, नशा से दूर हो, सीख उनकी जो है विकार युक्त हो, तभी वो समाज को कुछ दे सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। जैसे गुलाब में जैसे कांटा होता है पर लेकिन गुलाब सुंदर होता है, तो क्या युवाओं को भी उसी तरह से ही? वो कांटा का अर्थ है कि हमें संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। हमारे पथ में बहुत संघर्ष आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम शॉर्टकट अपनाएं कुछ इधर उधर, तो संघर्ष से नहीं घबराना, क्योंकि संघर्ष से ही आपका जो है अच्छी पुस्तकों का संग अच्छा होना चाहिए, संतों का साथ ली, अच्छे जो लोग हैं उनके साथ उठे बैठे, और फिर अपने यहाँ भी चाहे गांव क्यों ना, गांव स्तर पे 4 लोगों को अच्छी अगर हम सीख दे पाए तो हम सोचेंगे कि वो भले वो प्रोफेसर नहीं बना, टीचर नहीं बना, लेकिन वो एक बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है। ये तो कांटा जो है वो संघर्ष की प्रतीक है। तो साथियों, देखते हैं कि आपने देखा कि बैजनाथ मिश्रा जी ने पूरी डिटेल से, चाहे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबको एक संदेश दिया है कि जिस तरह से फूल में, गुलाब फूल में कांटा होता है, वो संघर्ष का प्रतीक है। तो आप संघर्ष करते रहिए, एक दिन मुकाम जरूर हासिल होगा। तो अगली कड़ी के लिए फिर दूसरे शख्सियत से मिलेंगे, तब तक हमें इजाजत दें। खास बात में आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।